दोस्तों इस वीडियो में देखेंगे हम लोग क्लास 10th का सोशल साइंस सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का। इसमें ये सारे क्वेश्चंस जो हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो ऐसे क्योंकि ये सारी क्वेश्चंस कम से कम 3 या 4 बार पूछा गया है, ठीक है। यानी ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। अगर ये क्वेश्चंस नहीं आएंगे एग्जाम में तो भूल जाइएगा कि किसी और बुक से मैच खा जाएगा आपको क्वेश्चन हो, ठीक है। तो चलिए फिलहाल हम लोग अब क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, नेपोलियन बोनापार्ट कौन थे? तो नेपोलियन बोनापार्ट जो थे वो थे फ्रांस का एक महान सेनापति, ठीक है। फ्रांस का एक महान सेनापति, देख सकते हैं नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का एक महान सेनापति था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, समन्वयवाद से आप क्या समझते हैं? तो इससे हमने क्या समझते हैं, देखिए क्या है, जब दो अलग अलग मान्यताओं को उनकी विभिन्नताओं और समानताओं को ध्यान में रखकर उन्हें एक साथ लाने का प्रयास करना समन्वयवाद कहलाता है। देखिए मतलब जो दो लोग हैं, अलग अलग मान्यताओं को मानने वाले हैं, उनमें बहुत सारी विभिन्नताएं भी है, ठीक है। और तो उनकी समानताओं को ध्यान में रख करके उनको एक साथ लाने का प्रयास करना समन्वयवाद कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या है, देखिए इसमें क्वेश्चन में है, वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब और किसने की? तो वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब किया था और कौन किया था? तो वो किए थे, ठीक है, होन ची मिन ने 1930 ईस्वी में किया था, ठीक है। आप पूरा क्वेश्चन देख सकते हैं पढ़ के। वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हो ची मिन ने 1930 ईस्वी में किया। जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, यह कथन किसका है? ठीक है, तो ये कथन किसका है? तो ये कथन है सम्राट लुई 14वां का, यानी नेपोलियन का कह सकते हैं, ठीक है। आपको जो रहे लिखने के लिए वो आप लिख सकते हैं। भारत में केंद्रीय सरकार की तरफ से करेंसी नोट जारी कौन करता है? देखिए ध्यान से, जो भारत सरकार में यहाँ पे, ठीक है, नोट जो जारी होता है वो कौन करता है? तो भारत में केंद्रीय सरकार की तरफ से भारतीय रिजर्व बैंक करेंसी नोट जारी करता है। मतलब भारतीय रिजर्व बैंक जो है वही नोट जारी करता है, नोट छापता है, बनाता है। जब दोनों पक्ष एक दूसरे से चीज़ें खरीदने और बेचने पर सहमति रखते हैं तो इसे क्या कहा जाता है? देखिए जब दो हैं लोग और दोनों पक्ष से चीज़ों को खरीदने या बेचने के लिए सहमति रख रहे हैं, तैयार हैं, तो उसे क्या कहते हैं? तो जब दोनों पक्ष एक दूसरे से चीज़ें खरीदने और बेचने पर सहमति रखते हैं तो इसे विनिमय या व्यापार कहा जाता है, ठीक है। विनिमय या व्यापार कहा जाता है इसे, ठीक है। बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन है। राष्ट्रीय आय क्या है? देखिए राष्ट्रीय आय क्या होता है? तो देश के अंदर उत्पन्न सभी वस्तुएं, देश के अंदर जितना भी वस्तुएं हैं, चीज़ें हैं, वो सभी, और सेवाओं के मूल्यों, मतलब सेवाओं के मूल्यों जैसे कि ट्रेन, रेलवे, जो भी उससे फायदा होता है, उससे जो पैसा आता है वो सभी आदि के साथ यदि विदेश से प्राप्त आय को जोड़ लिया जाए, जो विदेश से कमाते हैं पैसा, उस सब को भी जोड़ लिया जाए तो वह राष्ट्रीय आय कहलाती है, ठीक है। ऑटोमन साम्राज्य से क्या तात्पर्य है? मतलब तो देखिए पश्चिम एशिया और दक्षिण यूरोपीय देशों के कुछ भाग पर तुर्की का साम्राज्य स्थापित था, ठीक है। मतलब पश्चिम एशिया और दक्षिण यूरोपीय देशों के कुछ भाग पर तुर्की का साम्राज्य स्थापित था, जिसे ऑटोमन साम्राज्य कहा गया था, ठीक है। तो उसको ऑटोमन साम्राज्य कहा गया था। ये भी क्वेश्चंस बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। सुनामी क्या है? तो देखिए सुनामी क्या है? जब सागरीय तल पर भयंकर भूकंप या ज्वालामुखी का विस्फोट होता है, ठीक है। सागरीय तल पर समुद्र के अंदर भूकंप होता है, चाहे ज्वालामुखी का विस्फोट होता है, तो सागरीय जल में बड़ा विक्षोभ पैदा होता है, ठीक है। बड़ा विक्षोभ पैदा होता है, झटका लहरा उठता है, यह विक्षोभ तरंगों के रूप में आगे बढ़ता है, ठीक है। ये जो होता है तरंगों के रूप में, बाढ़ के रूप में एक आगे बढ़ता है तथा तटों पर पहुंचकर भारी तबाही मचाता है, और तट पर पहुंचकर भारी तबाही मचाता है। इन्हीं सागरीय तरंगों को सुनामी के नाम से जाना जाता है। मतलब इसी तरंगों को सुनामी कहा जाता है। ये तो और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए निरंकुशवाद से आप क्या समझते हैं? निरंकुशवाद से आप क्या समझते हैं? देखिए एक ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था, ठीक है, जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता है, ठीक है, कोई भी अंकुश नहीं होता है उसके सत्ता पर। तो इतिहास में ऐसी राजशाही सरकारों को निरंकुशवाद, मतलब निरंकुश सरकार कहा जाता है, ठीक है। तो यानी यही है कि कोई भी सत्ता, वैसा सत्ता जिस पर कोई अंकुश नहीं होता है, उसे निरंकुश सरकार कहते हैं या निरंकुशवाद कहते हैं, ठीक है।
विकास से आप क्या समझते हैं? देखिए, एक सम्मानपूर्ण, स्वस्थ तथा अधिकारपूर्ण जीवन जीने की क्षमता तथा इन सभी के लिए अनिवार्य को प्राप्त करने की योग्यता को विकास कहा जाता है। ठीक है, मतलब विकास कब कह सकते हैं? जब कोई व्यक्ति सम्मानपूर्ण जी रहा हो, स्वस्थ हो, उनका अधिकार भी हो सब टोटल, ठीक है, और उसका जीवन जीने की क्षमता भी हो, और कुछ घट रहा है तो उसे प्राप्त करने की उसके पास योग्यता हो, तब जाकर कहते हैं कि विकास हो रहा है या विकास हुआ है। ठीक है, तो यही यहाँ पे तात्पर्य है। प्राकृतिक आपदा से आप क्या समझते हैं? देखिए, प्राकृतिक आपदा क्या होता है? तो अचानक से होने वाली प्राकृतिक घटना, ठीक है, अचानक से होने वाली प्राकृतिक घटना जिसमें जान माल का व्यापक नुकसान होता है, मतलब भारी मात्रा में नुकसान होता है, वह प्राकृतिक आपदा कहलाता है। जैसे भूकंप, बाढ़, सुनामी, ठीक है, ये सब प्राकृतिक आपदा है, क्योंकि इसे कोई लाता नहीं, ये स्वयं आते हैं। ठीक है, और इसका एक तरह से देखा जाए तो जिम्मेदार हम ही लोग भी होते हैं, क्योंकि प्रदूषण उर्दूषण जो भी होते हैं ना, इन्हीं के कारण ये सब होता है। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पे। सुनामी को पता लगाने के दो तरीके क्या हैं? देखिए, सुनामी को पता लगाने के दो तरीका क्या है? तो वो है पहला सुनामी डिटेक्टर, ठीक है, कौन सा? सुनामी डिटेक्टर। दूसरा है उपग्रह तकनीकी, ठीक है, उपग्रह तकनीकी, सैटेलाइट वाला। प्रति व्यक्ति आय से आप क्या समझते हैं? देखिए, प्रति व्यक्ति आय का मतलब क्या होता है? देखिए, जब देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देकर निकाला जाता है तो उसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। मतलब देश में जितना भी लोग हैं सभी का कमाने का जो पैसा है वो उसका, ठीक है, और देश में जितना भी जनसंख्या है उन सभी जनसंख्या से उसको भाग लगा देंगे, ठीक है, तो जो आएगा रिजल्ट वही होगा प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? तो ये किया था फान बोई साओ ने। कौन किए थे? फान बोई साओ। पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो पूर्वी तट की नदी डेल्टाओं में पाए जाते हैं वो कौन सा मिट्टी होते हैं? जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, कौन होते हैं? जलोढ़ मिट्टी होते हैं, यानी जलोढ़ मृदा। चाय उत्पादक दो राज्यों के नाम लिखें। मतलब ऐसे दो राज्य जो चाय को उत्पादन करते हैं, जहाँ चाय उगाया जाता है, तो असम और बंगाल। ठीक है, असम और बंगाल में चाय उगाया जाता है काफ़ी। भारत के लोगों के द्वारा ऊर्जा के किन स्रोतों का उपयोग किया जाता है? भारत में कौन कौन से वैसे ऊर्जा हैं जिसका उपयोग अभी किया जा रहा है? ठीक है, तो वो है, देखिए, भारत के लोगों द्वारा वर्तमान में उपयोग किए जाने वाले ऊर्जा, तो कौन कौन से है वो किए जाने वाले ऊर्जा? पहला है परंपरागत स्रोत। ठीक है, परंपरागत स्रोत मतलब ये कौन कौन से ऊर्जा होते हैं? देखिए, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, बिजली, ये सारे चीज़ें हैं। ठीक है, ये सब हम लोग अभी भी यूज़ कर रहे हैं, भारत देश के लोग, चाहे और भी अन्य देश के लिए भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ भारत का पूछा है इसलिए भारत का ही बताएंगे। गैर परंपरागत स्रोत, तो ये क्या होता है? जैसे सौर ऊर्जा, वायु ऊर्जा, बायोगैस, ज्वारीय ऊर्जा, तरंग ऊर्जा, ये आता है गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत में। ठीक है, ये सभी का इस्तेमाल यानी उपयोग हम लोग कर रहे हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, यूटोपिया से आप क्या समझते हैं? यानी यूटोपिया क्या होता है? ठीक है, देखिए, सभी प्रकार के भेदभाव से अलग एक ऐसे आदर्श समाज की कल्पना, मतलब ये कल्पना है आदर्श समाज का, ठीक है, जिससे वास्तविक रूप देना लगभग असंभव है। मतलब इतना अच्छा है, इतना आदर्श समाज है, ठीक है, जिसका वास्तविक रूप में मतलब असंभव है, और उसे यूटोपिया नाम से जाना जाता है, और उसी को ही यूटोपिया नाम से जाना जाता है। समाप्यता के आधार पर संसाधन का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया गया है? देखिए, समाप्यता के आधार पर मतलब समाप्त होने के आधार पे कि अगर यूज़ करेंगे तो कौन समाप्त हो जाएगा और कौन सा समाप्त नहीं होगा, उसके आधार पे, तो उसके आधार पे जो यहाँ पे है दो प्रकार का। ठीक है, यानी कहा जा सकता है समाप्यता के आधार पर, यहाँ पे था समाप्यता के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण दो प्रकार से किया गया है। कई प्रकार से किया गया है? दो प्रकार से। पहला, नवीकरणीय संसाधन, वैसे संसाधन जिसका उपयोग करने के बाद, ठीक है, वो समाप्त नहीं होता है, क्योंकि ये
पुनः पूर्ति योग्य है, यानी निरंतरण ये बढ़ती रहती है, ठीक है, इसीलिए इसका उपयोग करने से ये समाप्त नहीं होता है। जैसे सूर्य के प्रकाश, सौर ऊर्जा, ठीक है, ये सभी कभी समाप्त नहीं होंगे, इसलिए ये सब जो है नवीकरणीय संसाधन है। दूसरा है अनवीकरणीय संसाधन। ये वैसे संसाधन होती है जिसका एक बार उपयोग करने के बाद ये समाप्त हो जाते हैं और इसको बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लगता है, ठीक है, तो इसलिए ये अनवीकरणीय संसाधन होता है। और क्या है, जैसे में लौह अयस्क हो गया, कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ठीक है, प्राकृतिक गैस हो गया, ये सारा चीज़ें अनवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत आते हैं। यंग इटली की स्थापना किसने की थी और कब? तो देखिए, यंग इटली की स्थापना ज्यूसेपे मेतिस ने किया था 1830 में, ठीक है, ज्यूसेपे मेतिस ने किया था 1830 ईस्वी में किया था इसका स्थापना।